नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। 18 मई बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न होती है। इस बैठक में आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, जो आपके सामने आ गया है। क्यों बनाया गया वो भी आपके सामने आ गया है। लेकिन इस बैठक में बहुत कुछ और घटित हुआ है। जो सारी हाईलाइट है वो सिर्फ आकाश आनंद के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये जो अखिल भारतीय बैठक हुई है साथियों, इसमें बहुत कुछ और हुआ है आकाश आनंद के अलावा। इस बैठक में आकाश आनंद के अलावा जो कुछ हुआ है उसकी 3 मुख्य बातें आपके सामने इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक होती है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो नारा चला 8 मई बसपा नहीं, वो बदलकर 18 मई बसपा नहीं हो जाता है। क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो टेंशन चली उस बीच जो बैठक होने वाली थी 8 मई को, वो आगे बढ़ जाती है और 18 मई को वो बैठक संपन्न होती है। इस बैठक में जो बड़ा फैसला निकल कर आता है वो है आकाश आनंद को वापस से बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और उनको पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। जैसे ही आकाश आनंद को यह पद मिलता है, इसके बाद सवाल आता है रामजी गौतम का क्या होगा, क्योंकि वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बेनीवाल वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनका क्या होगा। राजा राम वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनका क्या होगा। अब बहुजन समाज पार्टी में 4 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो जो पहली बात है, आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। और जो दूसरी बात है वो है कि ये जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर और हैं, इनका क्या होगा, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी और आकाश आनंद की क्या जिम्मेदारी रहने वाली है। तो साथियों, बैठक में मौजूद जो पदाधिकारी हैं वो वहां से बाहर निकलते हैं, उनका इंटरव्यू मीडिया में आता है। तो मीडिया में जो बातें उन्होंने कही है, हालांकि मीटिंग में जो बातें होती हैं वो बाहर निकल कर नहीं आती है, उनका कुछ ही मोटी मोटी जो बातें हैं बहुत कम मात्रा में निकल कर आती हैं। लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, तो अब उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, तो इस भूमिका पर जवाब आता है ये जो पूरा देश है, यानी कि भारत देश है, इसके जो राज्य हैं उसको बहुजन समाज पार्टी ने 3 जोन में बांटा है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। और इन 3 जोन की जो जिम्मेदारी है वो तीनों जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पहले पर रामजी गौतम है, दूसरे पर बेनीवाल है और तीसरे पर राजा राम है। यानी कि जो तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जिम्मेदारी पहले से ही बटी हुई थी, लेकिन ये बातें सामने नहीं आ पा रही थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम एक जोन के हैं, यानी कि एक जोन की जिम्मेदारी उनको दी गई है, दूसरे जोन की बेनीवाल जी को है और तीसरे की राजा राम को है। इनके बीच में राज्यों का बंटवारा किया गया है कि भाई आप इतने राज्य संभालेंगे, आप इतने राज्य संभालेंगे भाई, और आप इतने राज्य संभालेंगे। जब इसको जोन में बांट दिया गया देश को, तो उसके बाद आकाश आनंद की जो भूमिका है वो ऑटोमेटिक बन रही थी या उसको बनाया गया है। उनके आगे जो मुख्य शब्द लगाया गया है, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब यह है कि वो 3 जोन जो भारत को बांटा गया है उन तीनों जोन के इंचार्ज हैं और इस प्रकार वो पूरे देश के नेशनल कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं। और जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो पूरे भारत के नेशनल कोऑर्डिनेटर ना होते हुए सिर्फ जो जोन की जिम्मेदारी उनको दी गई है या 10-12 राज्य उनके जो अंडर में हैं वहां तक वो सीमित रह जाते हैं। इसका फायदा यह है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो बांट दी गई है। जिम्मेदारी के साथ साथ जो कार्य क्षेत्र है, भाई आपको इतने राज्यों में काम करना है, पूरे देश में एक व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता है, इसलिए राज्यों की जो जिम्मेदारी है वो बांटी गई है, कार्य क्षेत्र उनका बांटा गया है। इससे वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने के लिए तत्पर रहेंगे और उनके सामने, उनके बगल में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर और काम कर रहे होंगे, तीसरा उनके ऊपर होगा
उनमें कंपटीशन की जो भावना है वो भी पैदा होगी कि भाई देख लिए मेरे जोन में इतना परिणाम आया है और आपके जोन में इतना परिणाम आया है, आपने इन रणनीतियों पर काम किया, मैंने इन रणनीतियों पर काम किया और इस तरह से हम बेहतर रिजल्ट ला पाए हैं। तो इससे कंपटीशन की भावना पैदा होती है। कार्य क्षेत्र बांट दिया गया है तो वो अब उनको पता है कि मुझे क्या जिम्मेदारी निभानी है, किस तरह से मुझे रिजल्ट देना है और किन लोगों के साथ मुझे काम करना है। तो ये बढ़िया काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। और आकाश आनंद की जो भूमिका है, जैसा आपको बता रहे थे, जब 3 जोन में भारत को बांटा गया है तो पूरे भारत के वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं और 3 जोन में जो काम चल रहा है उन 3 जोन के कार्यों की देखभाल, उनके साथ मैनेजमेंट करना, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, वो सारी जो जिम्मेदारी है वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी कि आकाश आनंद निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव इस मीटिंग के बाद सामने निकल कर आया है। हालांकि आपको बहुत कम चर्चा में ये जो बातें हैं साथी जो मैं आपके सामने ला रहा हूं बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन ये जो बातें हैं ये खुद बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बताई है और आपको कम मात्रा में उनके जो इंटरव्यू मिलते हैं तो कोई जो पदाधिकारी जो कम जिनका चेहरा जाना पहचाना कम होता है वो इस तरह की जो बातें हैं वो बता देते हैं कि भाई किस तरह की जो जिम्मेदारी वो दी गई है। जो मीडिया से ज्यादा मुखातिब होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी बातें हमें मीडिया को देनी है कौन सी नहीं देनी है, तो वो बातों को छिपा भी जाते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा बातें नहीं मालूम चलती है। लेकिन जिनको मीडिया में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है या जिनका चेहरा जाना माना नहीं होता है उन लोगों से आप बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो वास्तविक बातें हैं वो आपके सामने आ जाती है। जिस तरह आज आपको पता चला कि 3 जोन में पूरे देश को बटा हुआ है, इनकी जिम्मेदारी क्रम से जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर है उनको दी हुई है और इनके ऊपर जो चौथा मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाया गया है उसकी भूमिका इस प्रकार बनाई गई है। इसके बाद साथियों जो इसमें तीसरी बड़ी बात हुई है, पहली आप आकाश आनंद को लगा सकते हैं या नहीं लगाए तो आप उनका जो जिम्मेदारी है सांसद रामजी गौतम, बेनीवाल जी और राजा राम जी, इनकी जो भूमिका है और इनके ऊपर जो आकाश आनंद को लगाया गया है उनका क्या कार्य क्षेत्र है उसको आप मान सकते हैं। दूसरी बात अगर आप इसको माने वो है बूथ और सेक्टर कमेटी पर बहन जी ने जबरदस्त ध्यान देने को कहा है। इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में और यूपी में बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल लीडरशिप है वे लोग बूथ स्तर तक जा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। और कल फिर बहन जी ने 18 मई की जो ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक हुई है इसमें फिर जोर दिया है कि भाई आपको जो बूथ स्तर की कमेटी है उसको तैयार हर हालत में करना है और उनके साथ ही आपको संवाद बनाए रखना है, क्योंकि आपका जो कोर वोटर है और जो वोट आपको मिलता है वो आपका गांवों में बसता है, दूर दराज के इलाकों में बसता है और उसको आपकी पार्टी को मिले वो वोट, वो हमको मिले, हाथी चुनाव चिन्ह पर वो जाए, उसके पास आपको जाना होगा, उसको बाय फेस आपको मिलना होगा और आपकी जुबान से उसको समझाना होगा कि आपको कहां पर वोट देना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो ये जो मोबाइल है ये उनके पास पहुंच जाएगा और जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी बातें उनके पास पहुंच जाएंगी, वो उन पर ज्यादा विश्वास करेंगे। अगर आप उनके पास जाएंगे तब आप उनको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया में जो हमारी बातें हैं वो नेगेटिव दिखाई जाती हैं, इसलिए हमारी बातों का असर उनके पास नहीं होगा। अगर आप खुद उनके पास जाएंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, तब जाकर वो उन विरोधी पार्टियों का अविश्वास करेंगे, यानी कि उनका भरोसा नहीं करेंगे, तब आपको जो वोट है वो मिल पाएगा। तो बूथ और सेक्टर की जो कमेटी है इस पर बहन जी ने जबरदस्त ध्यान देने को कहा है। उसके बाद है BVF, तीसरी और इस मीटिंग की बड़ी बात, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा भीम आर्मी का जो लफड़ा है वो साथियों काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भीम आर्मी अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। अभी ग्वालियर में आपने देखा वो किस तरह से अनाप शनाप भाषण दे देते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन के या अनुमान लगाए या लोगों को शामिल किए बिना वो खुद चले जाते हैं और पिटाई खाकर आ जाते हैं। ये मनोबल देने के बजाय मनोबल
तोड़ने का काम करता है और ये भी बात को बताता है कि भीम आर्मी किस तरह से अब अनुशासनहीनता की शिकार हो रही है। ना शीर्ष नेतृत्व से कोई बात हो रही है, ना राज्य की जो नेतृत्व उससे बात हो रही है। जो लोकल टीम है वो अपने हिसाब से कुछ फैसले ले रही है और उसमें भी वो गिनती का जो संगठन अब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भीम आर्मी संगठन है, वो 4-5 लोग जाते हैं और वो पिट कर आ जाते हैं। तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं इस समय घट रही हैं और भीम आर्मी की जो प्रासंगिकता है वो घटती जा रही है। इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुजन वॉलेंटियर फोर्स जो बहन जी ने इस अखिल भारतीय बैठक में फैसला लिया है कि भाई अब उसको सांगठनिक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला बहुजन समाज पार्टी ने लेने का काम किया है। इस पर बातें नहीं हो रही है, लेकिन ये जो बीवीएफ है बहुत काम की चीज है। आपने जो वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड से आप बहुजन समाज पार्टी के जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है या जो चुनावी रैली होती है उसमें देखते हैं तो वो आपको साथियों बीवीएफ के ही जाबाज सिपाही होते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक होती है उसमें अनुशासन बनाए रखते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और लोग वहां पर जो पहुंचे हैं उनका खाने पीने का या उनको कोई दिक्कत वहां पर हो रही है तो उसका वो हर तरह से ख्याल रखने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो बैठकों में अनुशासन आपको नजर आता है वो इन्हीं बीवीएफ के जवानों से आता है और बीवीएफ का ख्याल अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दोबारा से रखने का मन हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको ये मालूम चल गया है कि भीम आर्मी अपनी प्रासंगिकता दोबारा से खो चुकी है। अब आपको अपना खुद की जो संगठन है उसको तैयार करने पर जोर देना चाहिए। लोग बाग वापस से आपके पास जुड़ने को तैयार रहेंगे। तो 3 बातें साथियों जो मैंने आपको बताई कहीं आपको शायद नहीं मिलेंगी। सांसद रामजी गौतम, बेनीवाल जी और राजा राम जी, इनकी भूमिका आपको बता दी गई है। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेकिन इनको जोन में बांटा गया है, इनको कुछ कुछ राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी जो बड़ी बात है, बहन जी ने बूथ और सेक्टर कमेटी है उस पर जबरदस्त ध्यान देने को कहा है कि भाई आप इनसे मिलिए और इन कमेटी को तैयार कीजिए और मजबूत तरीके से तैयार कीजिए। और उसके बाद तीसरी जो बात है बीवीएफ बहुजन वॉलेंटियर फोर्स बहुजन समाज पार्टी तैयार कर रही है। तो इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।